ओके एवरीवन, हमारा टॉपिक जो था बिजनेस ऑब्जेक्टिव अभी चल ही रहा था और इसीलिए मैंने प्लान किया कि इसको दो पार्ट में लेकर के आते हैं ताकि आप लोगों को ये वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख रहे थे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, और वहां पे हम लोग इन चीजों को कंसीडर कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अब हम आगे की स्लाइड्स देखते हैं जो कि हमने अभी तक कवर अप कर लिया था। ये है वो स्लाइड। पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो हम लोगों ने यहाँ तक देखा और अभी तक आपने नहीं देखा है और डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग सीरियल और कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे आइए ताकि आप लोगों को सारी चीज एकदम क्लियर रहे। अब देखते हैं हाउ वे टू मच सॉरी, ये आपका स्लाइड खत्म हो गया था। ये मेरा पिछले वीडियो तक यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Objectives are needed in every area that influence the survival and prosperity of business। देखिए, आपके बिजनेस करना है, आपको उसको उसका जैसे भी आपको सर्वाइवल करना है, तो उस सर्वाइवल का आपका एक पार्टिकुलर कोई उद्देश्य होना चाहिए कि आप उस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आपका जो बिजनेस का उद्देश्य है वो बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को। सिंस अ बिजनेस हैज टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस होता है उसके बहुत सारे अपने नीड्स होते हैं, उसकी बहुत सारी अपनी खुद की जरूरतें होती हैं, और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे बहुत सारे गोल्स भी होते हैं कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है। तो उसकी बिहाफ पे क्या करते हैं, इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस। केवल एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम नहीं चल सकते। हमारा काम है अगर बिजनेस करके प्रॉफिट जनरेट करना है तो वो केवल एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को लेकर के हम नहीं चल सकते। उसके साथ एम्प्लॉयज को भी अच्छा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, उसके पर्क्स और उसके इंसेंटिव्स के भी कुछ प्रोग्राम्स रखने हैं। कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में भी देखना है। कंज्यूमर्स को भी माल अच्छा मिलना चाहिए, उसको जो भी प्रोडक्ट हमारा है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। कोई एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके नहीं जिया जा सकता है और ना ही एक किसी एक्सीलेंस को अचीव किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव हैज टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया एंड स्पेयर ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्पेसिफिक होता है अपने अलग अलग एरिया में। जैसा बिजनेस होगा उस बिजनेस का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल इंडस्ट्री है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं अच्छा से अच्छा सेलफोन बना कर दूं जिससे मेरा मार्केट शेयर काफी बढ़िया हो सके। ठीक है, उसी तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो सोचती है कि कम से कम पैकेज में, कम से कम पैसे में मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा दे सकूं लोगों को, जिससे वो मेरा चीजें ज्यादा खरीदना प्रेफर करें। इसी तरीके से एफएमसीजी गुड्स में अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब हर बिजनेस का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। Objectives also enable the business of analysis their own performance and take steps as necessary to improve their performance in future। जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, किसी भी बिजनेस के को बढ़ने के लिए जो भी उसके समय समय पर उसके जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो वो स्टेप्स लिए जाते हैं उसी से उस बिजनेस का फ्यूचर और उस बिजनेस का भविष्य डिसाइड होता है। अब यहाँ पे कुछ आपके दिए गए हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल्स नहीं बोलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, और वो भी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। पहला होता है आपका मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्रांड वैल्यू। आपका जो भी ब्रांड है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपका मार्केट में इंपॉर्टेंट अच्छा है, आपका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, तो आप किसी भी कंपटीशन में सर्वाइव कर पाओगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल रखता हूँ, सारे सेलफोन्स आप एक तरफ रख दीजिए और iOS वर्जन का जो एप्पल है उसको आप एक तरफ रख लीजिए। वहां पे आप देखेंगे iOS को इतने मोबाइल कंपटीशन देते हैं, सभी मोबाइल का प्राइस भी सबसे कम होता है, लेकिन जब भी एंड्रॉइड सेलफोन आता है उसकी ना तो कीमत कम होती है, ना तो उसकी क्वालिटी कम होती है, और वो पूरे मार्केट को बीट करके ले जाता है और हमेशा प्रॉफिट में रहता है। इसका रीजन क्या है कि उसकी आइडेंटिटी, उसका मार्केट स्टैंडिंग इतना बेटर है, उसकी ब्रांड पर लोग इतना भरोसा करते हैं कि जब कभी भी वो अपना कोई प्रोडक्ट लेकर के आता है तो आंख बंद करके उस प्रोडक्ट का लॉन्च होने तक में ही लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, एडवांस बुकिंग हो जाती है और वो प्रोडक्ट आते ही मार्केट में बिक जाता है। ये होती है मार्केट की स्टैंडिंग, ये होती है गुडविल। और यहीं पे अगर सपोज करिए कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पा रही, जैसे
दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोगों ने यूनिनॉर देखा होगा, आप लोगों ने टेलीनॉर देखा होगा। ये सारी मोबाइल कंपनीज थी जो पहले आज से 5 से 6 साल पहले हुआ करती थी, जियो के एग्जिस्टिंग से पहले। और टेलीनॉर, एयरसेल भी हुआ करती थी एक कंपनी। ये सारी कंपनीज क्यों ऐसा हुआ कि आगे अब सरवाइव नहीं कर पाई? हालांकि ये काम बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर में आगे सरवाइव नहीं कर पाई और बाद में इनको खत्म होना पड़ा, और कंपटीशन को अपना ये सरवाइव करने के फेज में नहीं रहे और ये मार्केट से खत्म हो गए। ये मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए और ये कंपनियां बंद हो गई जियो के आने पर। ऐसा क्यों हुआ? वोडाफोन, वोडाफोन ने हालांकि आइडिया को ले लिया है, तो आप ये मानिए कि आइडिया को भी अपना मर्जर करना पड़ा, वोडाफोन के साथ टाई अप करना पड़ा, ठीक है, अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वो भी मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पाए टेलीकॉम इंडस्ट्री में। केवल भारतीय एयरटेल ऐसी कंपनी है जिसने अच्छे से कॉम्पिटिट कर लिया, ठीक है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था कि भारतीय एयरटेल का आज भी देखो तो उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, उसकी इमेज अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। और साथ ही साथ एक नया प्रोडक्ट जियो भी जब लॉन्च हुआ, जियो ने भी पूरे मार्केट को अच्छे से अपनी तरफ एक्वायर कर लिया, ठीक है। और जियो का आजकल जो मार्केट स्टैंडिंग है, उसका रेपुटेशन काफी अच्छा है। और आप लोगों को मार्केट का बताता हूँ, अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ, टाटा की गाड़ी आपको खरीदनी है और आपको मारुति की गाड़ी खरीदनी है, तो अगर आप सच में कार के प्रेमी हो और आपको कार के बारे में अच्छे से पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। टाटा के बारे में मैं आपको बता दूं, टाटा का अगर आप ब्रांड ले रहे हो तो उसमें आपको जो मेटल मिलेगा, उसकी जो क्वालिटी मिलेगी, वो आपकी जितना प्राइस का आप पे कर रहे हो उतने प्राइस का आपका सब कुछ मिलता है, आपको वर्थ मिलती है उतने की। लेकिन वही मारुति का अगर मैं कंपेयर करूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मारुति में आप उतना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो मारुति में वो आपकी वर्थ नहीं मिल पाती है। तो ये चीजें होती है ब्रांड की, कि अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो लोगों का भरोसा आप पे बना हुआ है, और आपके बुरे वक्त में वही जो कस्टमर होंगे वो आपके लॉयल कस्टमर होंगे, और वो तब भी आपका प्रोडक्ट लेते रहेंगे आपके बुरे समय में भी, ठीक है। ये होती है आपकी मार्केट की इमेज। अगर मार्केट की इमेज आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो अपने आप को। और वो कैसे होता है? जब आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, अपने कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो, उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल बेटर होता है, ऐसे कंडीशन में आपकी जो ब्रांड है वो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब इसको पढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। मैरिनेटिंग गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ वंस बिजनेस इज पैरामाउंट टू द सक्सीड एंड बिजनेस। किसी भी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए और उसको सक्सेस करने के लिए, और वो प्रॉपर बढ़ता चला जाए, ऐसी कंडीशन में उसका जो एक चीज होता है, एक फैक्टर होता है, वो होता है गुडविल। गुडविल मतलब उसकी इमेज, उसकी इमेज कैसी है, ठीक है। गुडविल के बारे में आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे, गुडविल के बारे में डिटेल्स में। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसकी जो इमेज, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द मार्केट एंड referred to as market standing in the relation to its competitor। अब देखिए, आपके सामने एक टाटा जैसा ब्रांड है और आपके सामने दूसरा एक XYZ ब्रांड है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट लेना प्रेफर करोगे? आप टाटा को जानते हो, टाटा एक अच्छा इमेज रखता है, आप टाटा की ब्रांड को लोगे, XYZ को आप लेकर के नहीं आओगे, ठीक है। तो यही होता है कि अगर कभी भी मार्केट में देखोगे कि जब आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो ब्रांड वैल्यू अगर अच्छी होगी तो लोग आपका मटेरियल लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, आपका सामान लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन द terms of offering competitive products at reasonable prices to its customer and serving them to their satisfaction। एक किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसे अपने बिजनेस को करना है, साथ ही साथ बिजनेस को करने के साथ साथ कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसे भी अच्छे से देखना है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेकर के सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कस्टमर का ख्याल नहीं रखोगे, ऐसी कंडीशन में वो दूसरे ब्रांड की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देगा, और ऐसी कंडीशन में जो मेन ब्रांड है, आपकी जो कंपनी है, वो आपसे छूटना शुरू हो जाएगी और आप लॉस, प्रॉफिट की जगह पे आप लॉस में आना शुरू हो जाओगे। ये सारी चीज होती है। आपको कस्टमर की डिमांड और कस्टमर की चीजों को कंपटीशन आपको करना है, लेकिन कस्टमर की लॉयल्टी, आपकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, और आपका जो प्राइस भी होना चाहिए वो आपको रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन उस चीज को 100 रुपए में बेच रहा हो और आप उसी चीज को 3000 रुपए में बेच रहे हो, जबकि क्वालिटी आपकी सेम है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आप मार्केट से खत्म हो जाओगे, ठीक। ये होता है मार्केट स्टैंडिंग, मतलब कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, आपके बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, एक ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। वो होता है मार्केट स्टैंडिंग।
सेकंड क्या होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया। सेकंड है आपका इनोवेशन। इनोवेशन में मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब नई नई चीजों को डेवलप करना, आगे बढ़ते रहना। देखिए एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हैं आज के टाइम पे, मोबाइल एप्लीकेशन में यूट्यूब के थ्रू आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, हमें बड़ा डर रहता था और हमारे माइंड में मिथ होता था कि हम कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन हमारे डाउट होंगे तो उसको कैसे क्लियर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ता गया, ठीक है, असेसमेंट होने लगे, सारे कंफ्यूजन क्लियर होने लगे, अच्छे एजुकेटर्स जो आप लोगों के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते थे वो पहुंचना शुरू हो गए। मैं जैसे आज की डेट पे यहाँ लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, मैं लखनऊ से बैठ करके आप जहां पर भी बैठ के हमारी वीडियोस देख रहे हो, आप चीजों को देख रहे हो, कंटेंट को समझ रहे हो, और कोई भी डाउट होता है तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे आप अपने डाउट सेशंस पे आते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये सब कैसे हो पाया, ये सब कुछ हो पाया इनोवेशन से, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है और बिजनेस की जो इनोवेटिव एरियाज हैं उनको भी हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। इनोवेशन होने की वजह से देखिए पहले फेस टू फेस मीटिंग्स हुआ करती थी, सारी मीटिंग्स फिजिकल हुआ करती थी, लेकिन आज इनोवेशन की वजह से जूम एप्लीकेशन पर, ऐसे बहुत सारे गूगल मीट्स पर आपके मीटिंग्स हुआ करती है। इससे क्या होता है, पेट्रोल की कॉस्ट बचती है, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाना नहीं पड़ता। ऑनलाइन एजुकेशन में आप दिल्ली में बैठे हो, आप एमपी में बैठे हो, बिहार में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप वहां से ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो, अपने सेलफोन से पढ़ रहे हो, आपको फेस टू फेस आना नहीं पड़ रहा है, और आप सारे कंटेंट्स अपने घर बैठे पा रहे हो, अपना पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हो। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ इनोवेशन की वजह से हुआ, और ये सारे इनोवेशन टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, पहले क्या होता था, कोई भी सामान अगर आपको खरीदना होता था, आप जगह जगह पे जाते तो मार्केट में सारी चीजों को देखते थे। अब क्या करते हो आप लोग डायरेक्टली गूगल पे चले जाते हो, जो भी ई शॉपिंग की जो भी स्टोर्स हैं, ई कॉमर्स की जो भी स्टोर्स हैं, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पे जाते हो, आप वहां पे अपनी चीजों को खरीद लेते हो। आपको मूवी देखने जाना है, आप मूवी का बुक माई शो पे जाके अपना टिकट बुक करा लेते हो, आपको काउंटर पे लाइन नहीं लगानी पड़ती है। आपको अपना बिजली का बिल जमा करना है, आप ऑनलाइन तुरंत जाते हो और तुरंत पेमेंट कर देते हो। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ इनोवेशन की वजह से हुआ। और इसका सबसे बड़ा एक और रोल हुआ है, आज आपको बैंकों की लाइन नहीं लगानी पड़ती है, आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही बहुत सारी चीजें कर लेते हो। आप नई नई टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, आप एक ही एटीएम में जाकर के अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, वहीं से पैसे निकाल सकते हो। अब आपको फिजिकली किसी एक एम्प्लॉय के पास जाना नहीं पड़ता है, ये सारा आपके मोबाइल पे हो चुका है। ये सब भी आपके इनोवेशन में ही होता है कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आपको समय के हिसाब से अपने बिजनेस के कंपटीशन में रहने के लिए अपना इनोवेशन भी मेंटेन करना है। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों ने नोकिया का नाम सुना होगा, ठीक है, मोबाइल फोन है, नोकिया का नाम सुना होगा, और इवन मोटोरोला का भी नाम सुना होगा, मोटो, हेलो मोटो रिंगटोन बजती है ना उसकी। आपको बताना चाहूंगा एक प्रैक्टिकल चीज है ये, आपको याद होनी चाहिए। मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था जिस कंपनी ने इनोवेशन किया था आपका मोबाइल सेल फोन का, उसका नाम था मोटोरोला। लेकिन मोटोरोला एक टाइम के बाद मार्केट से पूरी तरीके से साफ हो गई थी। नोकिया ने अपने बहुत अच्छा मार्केट शेयर बना लिया था, लेकिन नोकिया भी अपनी एक गलती कर गया जिसकी वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया। एक समय नोकिया को भी अपने ऊपर घमंड हो गया। और दूसरी चीज, कोडक, कोडक क्या थी, फोटोग्राफी, एक फिल्मग्राफी होती थी जहां पे फोटोज आप खींचते थे और उसकी जो ब्लैक रील होती थी उसको दिलवाया जाता था, उसको प्रिंटिंग के लिए दिया जाता था, फिर आपकी फोटोज बनती थी। फिर आया डिजिटल कैमरे का समय, लेकिन उस समय भी कोटक ने भी अपने ब्रांड तुरंत चेंज नहीं किया, अपने आप को नई जगह पे शिफ्ट नहीं किया, और ऐसे कंडीशन में वो भी मार्केट से बाहर हो गई। तो मतलब जैसे भी चेंज आ रहा है, आपको ये देखना है कि उस चेंज में आपको तुरंत अपने आप को उस चेंज के साथ अपने आप को ढालना है, क्योंकि पब्लिक आसान चीजों की तरफ ज्यादा भागती है और आपको चीजों को आसान ही करना है। तो यही होता है आपका इनोवेशन करना। तो जैसे नोकिया ने एंड्रॉइड नहीं लाया, वो विंडोज पे टिकी रह गई, और सैमसंग आपके एंड्रॉइड पे आ गया, लोगों को एंड्रॉइड अच्छे से समझ में आने लगा, एप्लीकेशन सभी तरीके के चलने लगे एंड्रॉइड पे, तो लोगों ने एंड्रॉइड को लेना प्रेफर कर दिया। और एक टाइम पे ओप्पो, वीवो, इस तरीके के कंपनीज आ गए, रियलमी आ गया, ऑनर 8X, इस तरीके की कंपनीज आ गई, वन प्लस आ गया। इसने क्या किया, पूरे एंड्रॉइड मार्केट को कैप्चर कर दिया, और आज की डेट में आप लोग सामने देख रहे हो
नोकिया इतना पीछे जा चुका है, आज भले उसने अपना एंड्रॉइड वर्जन लेकर के आया, लेकिन एक समय वो मार्केट का लीडर हुआ करता था, लेकिन अपनी एक गलती से अपने इनोवेशन को उसने इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से उसे मार्केट से बाहर आना पड़ा। तो ये आपके सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे। यही होता है कि आपको चेंजेस करते रहना है, समय के साथ आपको अपने बदलते रहना है, अदरवाइज ये मार्केट किसी की सगी नहीं है, आप उस मार्केट से बाहर हो जाओगे, इस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, यही होता है इनोवेशन की। हर समय आपको ये देखना है कि इस दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है और हम कौन सी ऐसी नई चीज बना दें जिससे आपकी लोगों की चीजें आसान हो जाए और आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। ठीक है, ये होता है इनोवेशन। अब इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। इनोवेशन इज द सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस। इनोवेशन क्या है? वो आपका सेंट्रल है, मतलब किसी भी बिजनेस ग्रोथ के लिए एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, वो एक सेंट्रल है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, केंद्र बिंदु है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू स्केल अप एंड गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू एंटरप्राइजेस इन द मार्केट। और ये मदद भी करता है कि जो भी कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में आपको सर्वाइव करने के लिए इसलिए मदद करता है कि जब आप अपना इनोवेट करोगे, नई नई चीजें लाओगे, तभी आप इस कंपटीशन में टिक पाओगे। नहीं तो दूसरा बंदा अगर उस चीज को लेकर के आएगा और आप उस चीज को नहीं लेकर के आ पाओगे तो दूसरा बंदा तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, जो पब्लिक है तुरंत शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कस्टमर कभी भी एक पर्सन से जुड़ा नहीं होता, उसे जहां फैसिलिटी अच्छी मिलेगी वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। तो यही चीज होता है आपका इनोवेशन इज डिफाइंड एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड। इनोवेशन हमेशा ये होता है, यही कहा जाएगा कि किसी नए आइडिया को लेकर के आप आ जा रहे हो, किसी नए मेथड्स को लेकर के आ जा रहे हो, ये आपका इनोवेशन कहलाता है। जैसे पहले व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे चौक के थ्रू पढ़ाया जाता था, मार्कर के थ्रू ही पढ़ाया जाता था और उसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म था नहीं, और जो भी था वो सक्सेस नहीं था। लेकिन आज के समय पे, आज के टाइम पे डिजिटल मोड बहुत अच्छे से ग्रो करता चला जा रहा है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आते चले जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल लेवल पे, आपको चीजें किताबें रखनी नहीं पड़ती अपने सामने, आपको सारी चीज लिखी मिल जाती है अपने डेस्कटॉप के सामने, अपने मोबाइल फोन के सामने। तो ये सारी चीज क्या है, नए आइडियाज आए हैं, और ये नए आइडिया और नए तरीके जो आ गए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। हाउएवर इट डज नॉट इंप्लाई दैट अ न्यू प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर। और हमेशा ये भी बोलूंगा कि केवल नए प्रोडक्ट को बना देना ही वो आपका, मैन्युफैक्चर कर देना नए प्रोडक्ट को, वो आपका इनोवेशन नहीं कहलाता। इनोवेशन मतलब किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जिससे वो और अच्छे से प्रोडक्टिविटी देने लगा, और अच्छे से वो काम करने लगा, और उसकी वर्किंग जो एक्सपीरियंस है लोगों का उसमें बढ़ गया। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, एक कंपनी है चश्मे की, अब वो है आपके लेंस कार्ड। लेंस कार्ड क्या है, उसने क्या किया, उसने एक 3D डिवाइस लगाया है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, 3D क्राइटेरिया लगाया हुआ है। वो क्या करता है, आपके फेस को डिटेक्ट कर लेता है, और जिस भी चश्मे के फ्रेम को आप पसंद कर रहे हो वो आपके फेस पे दिखने लगता है, और आप मूव करके अपनी गर्दन ऐसे और ऐसे तुरंत समझ सकते हो कि वो आपके ऊपर कैसा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये भी आपका एक इनोवेशन के पार्ट में आया कि अब फिजिकली आपको उस चीज को नहीं खरीदना है, आप चेक कर सकते हो कि वो चीज आपके ऊपर सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये भी आपका इनोवेशन हो गया। ठीक है, इसलिए कहा गया कि किसी नई चीज को मैन्युफैक्चर कर देना इनोवेशन नहीं है, एग्जिस्टिंग अगर कोई चीज आपकी चल रही है उसको भी इंप्रूव कर देना जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ये भी आपका इनोवेशन ही कहलाता है। अब इसके दो चीज हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस। कौन कौन से? इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू बी सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके दो तरीके के होते हैं इनोवेशन, या तो आप अपने प्रोडक्ट में चेंज कर दो, या अपने प्रोडक्ट की जो सर्विसेज हैं उसमें आप चेंज कर दो, ये भी आपका इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, नो बिजनेस इंटरप्राइजेस कैन फ्लरिश ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। ये सभी को पता है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि कंपटीशन का बहुत जमाना आ चुका है, और जैसे ही आप पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाते हो अगर, तो जल्दी आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, और नई कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन अच्छा कर रही है वो आगे बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नए नए इनोवेशन का दौर है, और नई चीजें बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में सब कुछ डिजिटल लेवल पे ज्यादातर चीजें हो जाएंगी, और बहुत ही बड़ा एक डिजिटल कहते हैं ना, डिजिटल रिवॉल्यूशन बन चुका है इस समय, और 2030-2040 तक चीजें एकदम बदल चुकी होंगी, बहुत इंप्रूव हो चुकी होंगी। ठीक है, ये आपके हुए इनोवेशन पार्ट। तीसरा आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई एक ऐसी इंप्रूवमेंट कर देना, कोई ऐसी चीज बना देना, या कोई ऐसी चीज एस्टेब्लिश कर देना
जिससे जो 1 घंटे के आउटपुट अगर जैसे 4 यूनिट मैन्युफैक्चर होती थी, ठीक है, मैन्युफैक्चर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई चीज है, पहले 4 यूनिट ही 1 घंटे में वो 4 यूनिट मैन्युफैक्चर हो पाती थी, लेकिन आपने कोई ऐसी चीज बना दी, ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पहले 4 चीज होती हुआ करती थी 1 घंटे में, अब उसी 1 घंटे में 40 चीजें मैन्युफैक्चर हो जाती है, 40 यूनिट मैन्युफैक्चर हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना। दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, पहले मैं जब क्लासेस लेता था तो मैं 10 लोगों के क्लासेस ले पाता था 1 घंटे में, फिर मुझे दूसरे लोगों के क्लासेस लेना पड़ता था, ऐसे करके मैं बहुत लिमिटेड जगह पे अपना आउटपुट दे पाता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं अलग अलग बैचेस ले रहा हूँ यूट्यूब पे, अलग अलग क्लासेस बना रहा हूँ, और केवल मेरे रीजन में लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं केवल वही नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे रीजन से बाहर दिल्ली में बैठ के कोई बंदा पढ़ रहा है, पंजाब से इवन मेरे को कॉल आया था, वहां से कोई बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, यूपी के बाहर के बंदे पढ़ रहे हैं, और वो काफी खुश होते हैं, और मैं यहाँ पे फ्री मटेरियल्स उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी इससे क्या हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मुझे क्या करना है, मुझे वही कंटेंट्स हर बैच में जा जाकर कहीं पढ़ा है, मुझे एक अच्छा कंटेंट तैयार करना है, और मैं एक बार कॉमर्स के सब्जेक्ट को बढ़ा दे रहा हूँ, तो इससे रीच 1000 लोग भी पढ़ना चाहें, 2000 2 लाख लोग भी पढ़ना चाहें, वो केवल सीधा हमारे चैनल पे आकर के पढ़ सकते हैं, और आराम से इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। मैं अलग अलग कोचिंग में जा करके वही 11th की कॉमर्स की क्लासेस अलग अलग जगह पे जा करके पढ़ाता था सेम टॉपिक्स को। अब क्या है, मेरा क्या है, मेरा टाइम भी कम लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, ठीक है। यही चीज होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब आप कुछ ऐसी चीज कर देते हो जिससे आपका जो एफिशिएंसी लेवल है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, या आपका जो आउटपुट देने का लेवल है, वो बढ़ जाता है, वो इंप्रूव कर जाता है, वो होती है आपकी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन बाय द कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखा, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आप दे रहे हो आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। जितना पहले आपको मिलता था, ठीक है, वही 1 घंटा मुझे पहले मिलता था, मैं कुछ ही बच्चों को पढ़ा पाता था, फिर दूसरे बैच में जाता था उसी 1 घंटे में और दूसरे बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन अब क्या है, अब मैं घर में बैठ रहा हूँ, ठीक है, या अपने सेंटर पे जहां पर भी आ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन चीजों को पढ़ा रहा हूँ, और ज्यादातर लोग उसी 1 घंटे के आउटपुट से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, और बहुत लोग उसे पढ़ते चले जा रहे हैं, उसे बार बार मुझे रिपीट नहीं करना पड़ रहा, और मुझे जो टाइम बाकी जो बच रहा है, मैं और भी कोर्सेज नया लॉन्च कर रहा हूँ, और उसमें अपना इंप्रूवमेंट दे पा रहा हूँ। इसी तरीके से कोई मशीनरी आपने लगा दी, एक मशीनरी 4 घंटे में 4 यूनिट्स बनाती थी, लेकिन आपने कोई एक अच्छी मशीन लगा दी, बड़ा महंगा पैसा खर्चा कर दिया, एक अच्छी मशीन, वो क्या कर रही है, वो आपकी 40 लगा दे रही है, ठीक है, 1 घंटे में 40 आउटपुट दे दे रही है, 1 घंटे में 80 आउटपुट दे दे रही है, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, इनपुट वही लग रहा है, टाइम वही लग रहा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ये होता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना। समझ गए आप सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस, एवरी इंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज को वो कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर सकता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी ज्यादा जो सोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उसको साइड करके सीधा सीधा तुरंत उसको चेंज करने के लिए आ जाए और वो लॉस में चली जाए, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है, आपको उन चीजों को देखना है, उन चीजों से अपनी जो बेस्ट से बेस्ट आउटपुट हो सकता है उस आउटपुट को आप लोगों को बनाना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर सके और मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच पाओ, ठीक है, या मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचा पाओ। ये आपकी होती है प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। चौथा आता है फिजिकल एंड फाइनेंस रिसोर्सेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है ये होना चाहिए, आपकी मशीन कहाँ पर लगी है, आपका एक ऑफिस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बिजनेस अगर एक्सपैंड करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपको फाइनेंस भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि ये भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। क्या क्या है फिजिकल रिसोर्सेज? कि उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसकी प्लांट होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज
कि उसका पैसा कहीं पे जमा होना चाहिए, उसके पैसे को अच्छे से एलोकेट किया जा रहा है कि नहीं, वो सारी चीज मैनेजमेंट फंड की वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, और जो पैसा लग रहा है उस पैसे से प्रोडक्शन होना चाहिए, और प्रोडक्शन होने के बाद लोगों तक वो सप्लाई भी होना चाहिए जो उसके कस्टमर्स हैं, और वो सारी चीजें एक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत इजीली होनी चाहिए, तो और उसमें कोई फालतू का पैसा नहीं जा रहा हो। ये चीजें भी मैनेजमेंट का काम होता है कि फालतू का ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये देखना है कि ये मैन पावर अगर हम लोग हटा देते हैं और किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लेते हैं मैन पावर के लिए, तो इसमें हमारा पैसा बच रहा है। ये सारी चीज फाइनेंस को कैसे यूज करना है ये आप एमबीए में पढ़ोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कि उस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर के आपको कैसे उसको मैनेज करना है ताकि कस्टमर को आप बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर सको और आपका खर्चा भी कम से कम आए। ठीक है, द बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट एम एट acquiring these resources according to their requirements and use them efficiently। और सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये पता होना चाहिए, ये पिछली वाली जो लाइन है वही चीज है यहाँ पे रिपीट हो रही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और अपने रिसोर्सेज को आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको यूज करना है और अपना बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देना है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया आपके ऑब्जेक्टिव का। पांचवा, अर्निंग प्रॉफिट। ये मेन चीज है, सभी को आप लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट मोटिव तो होना ही होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ट्रेड और बिजनेस में यही डिफरेंस होता है कि ट्रेड में केवल प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन बिजनेस में आपके जो पीछे के जो 4 पॉइंट है वो तो है ही है, साथ में 5वें पॉइंट में आपका अर्निंग प्रॉफिट और अगला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना भी आपने पैसा लगाया है उस पैसे को लगा करके आपको अपने कैपिटल लगाए हुए पैसे से ज्यादा प्रॉफिट भी गेन करते रहना ताकि आपका बिजनेस सर्वाइव कर सके ये और आपका बिजनेस बढ़ता रहे, तो इसलिए आपका प्रॉफिट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उससे आप बिजनेस कर रहे हो और जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उसी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आगे कैसे ग्रो करेगा और आप मार्केट में आगे सर्वाइव कर पाओगे नहीं। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अर्निंग प्रॉफिट भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और ये भी हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे और मुझे लगता है कि ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, जो मैंने बोला इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी एकदम अलग करती है आपके ट्रेड और बिजनेस की डेफिनेशन को, कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो इस सोसाइटी में रह करके तो आपको इस सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में CSR प्रोजेक्ट आए हैं, उसने ये बोला है कि जितने भी बिजनेस हमारे इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज हमारे इंडिया में ग्रो कर रही हैं, उसको एक सर्टेन परसेंटेज हमारी सोसाइटी के लिए निकालना है, इस सोसाइटीज के वेलफेयर के लिए निकालना है। और इससे क्या करेंगे, इससे वो सोशल वेलफेयर भी करेंगे और जिससे कि जो उसकी सोसाइटी है उसका सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाए। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कंपनी काम कर रही है यहाँ पे, जो भी बिजनेस काम कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सोसाइटी का ध्यान रखे। वो अगर प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट अच्छे बनाए, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो खराब कर दे, लोग उसको खा करके बीमार पड़ रहे हों। ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने, आपको प्रोडक्ट देना है, आपको चीजें अच्छी देनी है, आपको कंटेंट्स अच्छे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ये आपको आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इसको पढ़ लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर टू ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन सोशली डिजायरेबल मैनर। वही चीज है, नॉर्मल सी चीज है कि अपना कंट्रीब्यूट करना सोशल प्रॉब्लम्स को आपको खत्म करना, उस पर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना और सोसाइटी की नीड्स को भी आपको फुलफिल करना। ये हर एक बिजनेस का एक एम होना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी से ही अपना बिजनेस कर रहे हो, उसी से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको भी उसकी कुछ लायबिलिटी बनती है, आपको भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये होती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 1-2 टॉपिक्स और हैं और ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते रहिए हमारे साथ, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ क्लियर हो रही होंगी। और अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपके ही बेनिफिट्स होंगे कि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आने वाले हैं।
आने वाले 3-4 सालों में इतने कोर्सेज लेकर के आएंगे, आप लोगों को बेस्ट और सब कुछ फ्री कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, और कुछ अगर पेड भी होंगे तो वो आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस पर, ठीक है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कुछ हेल्प करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन पे आकर के आप पेमेंट करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर अप करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करते हैं आगे के 2-3 टॉपिक्स में। ओके, थैंक यू सो मच।